नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल एवं मध्यकाल जो हमारा पाठ्यक्रम है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसे आप अगर पढ़कर परीक्षा में जाते हैं तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके परीक्षा में 4 15 नंबर के प्रश्न आएंगे और 3 टिप्पणी लिखने के लिए 10 10 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से 90 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो मैं आपको अभी 5 6 प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसे आप पढ़कर जाएंगे तो आप सारे प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं उसे हल कर पाएंगे। और मैं आपको 7 टिप्पणियाँ बताऊँगा, 7 टॉपिक्स बताऊँगा टिप्पणियों के, तो उन्हें भी आप पढ़ लेंगे तो आप तीनों टिप्पणियाँ कर सकते हैं। उन्हीं में से आपकी टिप्पणी आएंगी। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से। इसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को बताना है कि किस तरह से पहले गारसा दत्तासी आए, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर उसके बाद अन्य विद्वान जो आए और उन्होंने लिखा, विश्वबंधु विनोद, ये सब। तो ये आपको बताना रहेगा। उसी के ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन रहेगा जिसमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन या फिर हिंदी साहित्य में नामकरण की समस्या के बारे में एक प्रश्न रहेगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को तैयार कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ लीजिए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके काल विभाजन या फिर नामकरण की समस्या को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न रहेगा वो आदिकाल के नामकरण से रहेगा। आदिकाल के नामकरण की समस्या, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लें। ये प्रश्न अगर नहीं रहे तो फिर आदिकाल के परिवेश से एक प्रश्न रहेगा। इस तरह से मैंने अभी तक आपको 3 प्रश्न पढ़ने को बोला। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरा, आदिकाल के नामकरण की समस्या। तीसरा, आदिकाल के परिवेश, और जैसे कि राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो भी थीं उनके बारे में। और इसी के साथ इसकी परिवृत्ति भी आप जान लें। प्रवृत्ति यानी कि आदिकाल की काव्य में कैसी काव्यगत विशेषताएं रहती थी, उसे आप जान लें तो ये आपके प्रश्न 2 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा वो भक्ति आंदोलन और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से रहेगा। ये प्रश्न आपका फिक्स, मैं बता रहा हूँ कि ये रहेगा ही। अभी तक जितने प्रश्न पत्र मैं देखा हूँ सभी में यह प्रश्न रिपीट होते हैं कि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इसके ऑप्शनल में जो एक प्रश्न रहेगा वो भक्ति काल से रहेगा। तो वो प्रश्न फिक्स नहीं है कि कौन सा प्रश्न रहेगा। आपको या तो भक्ति काल के विभाजन से दे सकते हैं प्रश्न, जैसे निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, या फिर निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, या फिर सगुण में जो धाराएं हैं राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। तो ये राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन वो उतना आप डिटेल ना पढ़े, आपके पास समय कम है, तो आप भक्ति आंदोलन और उसके अखिल भारतीय स्वरूप को पढ़ ले, जिसमें आपको उत्तर भारत के कवियों, दक्षिण भारत में जो भी भक्ति आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जो भी आंध्र प्रदेश में संत नामदेव हुए, फिर गुजरात में हुए, फिर शंकर देव असम में हुए। तो भारत के विस्तृत क्षेत्रों में जो काव्य प्रवृत्तियाँ भक्ति आंदोलन के दौरान प्रचलित हुई, उसे भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप में आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके 4 प्रश्न बताए। और 5वां प्रश्न है रीति काव्य यानी उत्तर मध्यकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य धाराएँ, इसे पढ़ लें। ये आपका 5वां प्रश्न है। और इसी में से किसी एक पे टिप्पणी भी आ सकती हैं, नहीं तो इनमें से किसी एक पे इनकी विवेचन करने के लिए आएगा, या फिर इनमें से किसी 2 पे तुलना करने के लिए आएगा। लेकिन एक प्रश्न आपके रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध से जरूर आएंगे, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें।
इसके बाद आपकी 3 टिप्पणियाँ लिखने के लिए आएंगी, जिसमें से मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, और रासो काव्य, लौकिक साहित्य, वीर काव्य और नीति काव्य। इनमें से, इन सातों में से किसी 3 पे आपके प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके टिप्पणी लिखने के लिए रहेंगे, तो उसे आप पढ़ लें। अगर आप वीर काव्य और लौकिक साहित्य, रासो साहित्य को पढ़ते हैं तो आपको आदिकाल की प्रवृत्ति अपने आप पढ़ लेंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप आदिकाल की प्रवृत्तियों को भी पढ़ लें, तो आप जान जाएंगे कि आदिकाल में किस तरह की रचनाएं की जाती थीं, उसमें किस तरह की अवधारणाएं थीं। इस प्रकार मैंने अभी तक जितने भी प्रश्न बताए, पहला मैंने बताया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, दूसरा मैंने बताया आदिकाल के नामकरण की समस्या, तीसरा मैंने बताया आदिकाल के परिवेश यानी कि राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन, चौथा मैंने बताया कि भक्ति आंदोलन और उसके अखिल भारतीय स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से 4 प्रश्न। और पांचवा मैंने बताया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन मतलब काव्य धाराओं के बीच तुलनात्मक विवेचन, इनका विस्तृत वर्णन आप अच्छे से पढ़ ले। इस तरह से मैंने 5 प्रश्न आपको बताए, और टिप्पणी के लिए मैंने बताया जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, इन सब की पर टिप्पणी के लिए आएंगे रासो काव्य और लौकिक साहित्य, वीर काव्य और नीति काव्य। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लें। इनके उत्तर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बस आप 5 प्रश्न कर लें तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, अच्छे से आपका पूरा मार्क्स आ जाएगा। आशा करता हूँ मैं जो बताया इस वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।